एग्जाम्पल के अंदर क्या ऑफेंस हुआ है, तो अगर हमने उसका कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है कि किस ऑफेंस के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, हमने अगर वो पढ़ रखा है तो हम कर जाएंगे। हमको किसी टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट नोट टाइप आंसर लिखना है, 6 नंबर में वो कुछ पूछ लेता है, तो हमारे पास उसके केस लॉ है, वो नोट्स में है। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप पहले ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। पर अगर किसी को ये है कि यार डायरेक्ट बेरेक्ट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि डायरेक्ट बेरेक्ट पढ़ते हैं या बेरेक्ट की लैंग्वेज जो है समझना इजी या थोड़ा मुश्किल सा लगता है, या फिर ऐसा है कि बेरेक्ट में तो बहुत बातें हैं, कई चीजें तो ऐसी हैं जो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो कैसे पता लगाया जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो, सीक्वेंस बदल दो। पहले नोट्स कर लो एंड देन बेरेक्ट कर लो, एंड देन बेरेक्ट कर दो। पहले नोट्स कर लो और फिर बेरेक्ट कर लो। अब उससे होगा क्या, नोट्स आपको पहले चीजों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देंगे। आप चीजों को टॉपिक वाइज पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल आपने थेफ्ट उठाया तो उसमें क्या लिखा होगा, भाई थेफ्ट का ये सेक्शन नंबर है, ये सेक्शन नंबर क्या बोलता है, थेफ्ट के लिए क्या, तो आपने टॉपिक वाइज जो है चीज को पढ़ लिया। अब आपको टॉपिक वाइज क्लियर है, थेफ्ट को लेकर सेक्शन नंबर, उसकी पनिशमेंट, वो सब आपको क्लियर है। अब आप बेरेक्ट दोबारा, जब आप दूसरी बार मतलब पहला ये करने के बाद जब आप बेरेक्ट पे जाओगे तो आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। अगर उन लोगों के लिए जिनको बेरेक्ट पढ़ना शुरुआत के अंदर मुश्किल लगता है, तो आप जैसे ही बेरेक्ट पढ़ोगे तो आपको जो लैंग्वेज है वो इजी लगने लगेगी, क्योंकि आपको टॉपिक की क्लैरिटी है कि ये टॉपिक होता क्या है, थेफ्ट है क्या। तो आप जब उसको पढ़ते जाओगे तो आपको इजी हो जाएगा। पर बेरेक्ट हमको पढ़नी जरूरी है, क्योंकि प्री का जो पेपर बनता है वो बेरेक्ट से बनता है, बिल्कुल बेरेक्ट लेवल। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सेक्शन ये, मान लो फॉर एग्जांपल लेता हूं, उसने पूछा जैसे थेफ्ट को लेकर पूछ लेता है वो कि भाई थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस का सेक्शन नंबर क्या है, तो वो तो बेरेक्ट पे अपने ने कमांड बनाई होगी, तभी अपने ने बार बार सेक्शन नंबर के बेस पे चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो प्री को क्लियर करने के लिए बेरेक्ट पे हमारी कमांड जरूरी है। पढ़ने की इच्छा आपकी है, कैसे भी पढ़ सकते हो जी। आपने ने कुछ अभी तक ज्यादा बात नहीं की है ज्योति जी, दोबारा बता देता हूं, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं बीएनएस का, क्योंकि बीएनएस पहले बच्चों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ऐसा नहीं है कि पढ़ाएंगे नहीं, आपको दोबारा भी पढ़ाया जाएगा। आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स पहले से दे दी गई है, नोट्स दे दिए गए हैं, क्लासेस अवेलेबल है, अगर आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसकी आपको रिकॉर्डिंग दी जा चुकी है, आप खुद से कोई भी पढ़ रहे हैं, आपको उसका टेस्ट देना है, आपको उसको लेकर कोई डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं, डाउट कभी भी पूछ सकते हो। टेस्ट है तो आप हमें बता देना, भाई मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मुझे इस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, तो हम आपका टेस्ट अरेंज करवा देंगे। ठीक है, अभी आता हूँ इस पे। ठीक है, पढ़ने का तरीका सिंपल सा है, आपकी इच्छा है, चाहे पहले बेरेक्ट पढ़ लेना फिर नोट्स पढ़ लेना, चाहे पहले नोट्स पढ़ लेना फिर बेरेक्ट पढ़ लेना। ये काम मत करना कि ना पहले क्या किया, बेरेक्ट और नोट्स को साथ में पढ़ रहे हैं, स्पीड बहुत स्लो हो जाती है उससे। कि बेरेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लो बेरेक्ट उठाया, उसमें देखा कि यार चलो पहले थेफ्ट पढ़ लेते हैं, थेफ्ट देखा कि अच्छा ये है ये, फिर नोट्स पे आ गए, इससे क्या स्पीड स्लो हो जाती है। इससे अच्छा ये करना, पहले बेरेक्ट पढ़ लेना, कि बेरेक्ट लेवल की जो बातें हैं बस वो एक बार क्लियर कर लेना। आप बेरेक्ट लेवल की क्लियर कर लेना, फिर नोट्स पे आ जाना, उससे क्या आपकी स्पीड बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, मान लो थेफ्ट, बेरेक्ट से पढ़ा, फिर उससे नोट्स में आए, फिर नोट्स से पढ़ा, तो वो क्या है, एक तो पहली बार पढ़ रहे होते चीजों को, तो वो दोनों को एक साथ पढ़ते हो या रिलेट करने की कोशिश करते हो तो चीजें और कंफ्यूज करने लगती है आपको, इतनी जल्दी कमांड नहीं बना पाते हो। इससे अच्छा तो पहले बेरेक्ट अच्छे से कर लेना फिर नोट्स। तो दोनों में से कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर लेना, या तो बेरेक्ट या फिर नोट्स। हाँ जी जी, बीएनएस के दोबारा बता रहा हूं नोट्स को लेकर, बीएनएसएस के और बीएनएस के लगभग नोट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। बीएनएस के जो अपने ने लास्ट के दिनों में बीएनएस में पढ़ा था ना, जो छोटी मोटी चीज है, सिर्फ उसके नोट्स नहीं अपलोड हुए हैं, वो आपके आज या कल में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हुआ है कि थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ ज्यादा ही चीजें लिख दी थी जो जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बीएनएसएस के आपके सारे नोट्स अपलोड हो चुके हैं, बस सेक्शन 301 से लेकर 367 तक, नहीं सॉरी, हाँ सेक्शन 301 से लेकर 367 तक का, 364 तक का जो एरिया है, बस उसके नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं, क्योंकि वो अपने जो लास्ट में बात की थी, बाकी सारे नोट्स अपलोड हो चुके हैं।
तो आपके बीएनएसएस के और बीएनएस के नोट्स अपलोड हो चुके हैं। हाँ, नोट्स अपलोड सेक्शन वाइज है, ये नोट्स आपके सेक्शन वाइज अपलोड किए हैं, पार्ट वाइज भी अपलोड किए जाएंगे। पार्ट वाइज में होता कुछ नहीं है, हम सिर्फ इसको ऐड ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, अभी बता रहा हूं भाई, ठीक है। सेक्शन वाइज आपके जो अपलोड किए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ताकि आप लोग के लिए चीजें ढूंढनी इजी हो जाए। आप मान लीजिए कोई रिवीजन कर रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको ये है कि यार, जैसे मान लो कोई नया स्टूडेंट है या आप लोग ही हो, कि मुझे ना नोट्स चाहिए जो सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर हो, तो पार्ट वाइज, जैसे सीपीसी के अपने ने पार्ट वाइज अपलोड कर रखे हैं, सीपीसी के चलो सेक्शन वाइज ऑर्डर वाइज भी है, पर पार्ट वाइज अपलोड कर रखे हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा आ जाता है कि सर ये टॉपिक किस पार्ट में है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो फिर हम बोलते हैं भाई उस नोट्स के अंदर जाओ, उसका इंडेक्स निकालो, मतलब जो नोट्स का शुरुआत के पेज है वहां पर आप पढ़ के बता पाओगे। तो सेक्शन वाइज आपके अपलोड हो चुके हैं, वो रहेंगे। पार्ट वाइज कुछ नहीं है, इसको सिर्फ ऐड मतलब क्लब करना है, वो हम क्लब करके आपको पार्ट वाइज दे देंगे, ठीक है। तो दोनों रहेगा। हाँ, पार्ट वाइज रहेगा, ये नहीं होगा कि बीएनएस का एक ही नोट्स आपको देंगे। पार्ट वाइज इसलिए देंगे ताकि आप लोग बीएनएस को पार्ट वाइज ही पढ़ो। पहले अपने ने बात की थी ना कि बीएनएस हमको पार्ट वाइज पढ़ना है। पहले जो आपके 4 पार्ट हम बनाएंगे, एक शुरू का जो सेक्शन 1 से लेकर मोटा मोटी मान के चलो आप 61 तक, ठीक है, 62 ले लो, 62 तक। फिर उसके बाद ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अफेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड चौथा पार्ट। तो अपने को पार्ट वाइज ही पढ़ना है, क्योंकि चौथे पार्ट में वो चीजें हैं जो बहुत कम पूछी जाती हैं, जिनके अंदर बहुत सिलेक्टिव अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा। तो पढ़ने का तरीका ये रहेगा, इसी को फॉलो करना। और ये हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कि हर सब्जेक्ट में ऐसे ही रहना। जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन साक्ष्य अधिनियम चालू होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, चलो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मैं मानता हूँ कुछ चीजें हम आपको ऐसे भी नोट बातें बताएंगे या नोट्स देंगे जो बेरेक्ट की है ही नहीं, जैसे आज अपने बात करेंगे जो, तो बेरेक्ट की बात नहीं करेंगे, तो चलो वो तो अलग बात है, वो तो आप नोट्स ही पढ़ोगे। पर जब अपने मेन टॉपिक चालू करेंगे, प्रीएम्बल हुआ, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये हुए, तो पहले या तो बेरेक्ट को फंडामेंटल राइट उठा रहे हो तो पहले फंडामेंटल राइट को बेरेक्ट से अच्छे से पढ़ लेना, कि फंडामेंटल राइट बेरेक्ट में क्या आर्टिकल नंबर है, क्या बोलता है, क्या टॉपिक है, और फिर नोट्स पे आ जाना। या फिर अगर आपको बेरेक्ट शुरुआत में पढ़नी मुश्किल लगती है, उसके आर्टिकल नंबर को बेरेक्ट की लैंग्वेज से समझना मुश्किल लगता है, तो पहले नोट्स कर लेना फंडामेंटल राइट के अच्छे से, फिर बेरेक्ट पे आना। पर बेरेक्ट करनी जरूर है, ये मत कर देना कि नोट्स कर दिए फंडामेंटल बेरेक्ट की नहीं, क्यों, लैंग्वेज मुश्किल लगती है, ये नहीं करना। मानते हैं कि वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज याद नहीं करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेरेक्ट को ही छोड़ दे रहे हो, क्योंकि आपका जो प्री की लैंग्वेज, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बनती है ना प्री की, वो बेरेक्ट बेस्ड लैंग्वेज बनाता है वो। तो वहां पर क्या है, अगर आपने बेरेक्ट के हिसाब से चीजें पढ़ी होंगी ना, तो आप चीजें जल्दी पकड़ जाओगे कि अच्छा यार, ये हाँ, ये जो बात पूछ रहा है ना, ये फलाना सेक्शन है, ये फलाना आर्टिकल है, वहां पर ऐसी बात लिखी गई है, तो आप आंसर। अदरवाइज क्या है, आप फिर पूरा टॉपिक याद करोगे अगर आपने बेरेक्ट, फिर उसमें क्या कंफ्यूजन के चांसेस बन जाते हैं, तो ये बात है। आपके कोर्स में अपलोड किया गया नीतू जी, आप लोगों का जो कोर्स है उसमें नोट्स अपलोड किए गए हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई भी है जिसको लाइक कोर्स में तो अपलोड है, बट जिसको ऐसा है कि भाई मेरे को नोट्स व्हाट्सएप कर दो, तो आप प्लीज मैसेज डाल देना, आपको नोट्स व्हाट्सएप हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था कि व्हाट्सएप कर दो, बट फिर हमने कोर्स में अपलोड किया तो वो कहते नहीं मेरे को कोर्स से ही मिल गया, तो हमने नहीं शेयर किया। बट अगर फिर भी कुछ ऐसा रहे तो बता देना, ठीक है। चलो भाई, मोटा मोटी ये कुछ एक बातें बतानी थी आपको, जो बता दी हैं। अब आते हैं अपने आज की क्लास पे, जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपनी पहली क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की रखा करेंगे। रीजन सिंपल सा है, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा इजी सा सब्जेक्ट है। साक्ष्य अधिनियम ऐसा है कि भाई थोड़ा एक फ्लो मांगता है कि नहीं, कि हाँ यार, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या आप इजी है, मान लो आप पहली क्लास है आपकी, इजी है, आप लोग थोड़ा सा आलस में भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधे 15 मिनट 15-20 मिनट लग जाते हैं फ्लो में आने को, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट लग जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पहली क्लास रखेंगे, साक्ष्य अधिनियम दूसरी क्लास इसलिए रखेंगे क्योंकि आप तब तक प्रॉपर एक्टिव हो चुके होगे, और तब तक प्रॉपर आप ऐसे हो चुके कि हाँ यार ये चीज अच्छे से समझनी है, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक चालू होता है ना, दो वर्ड जरूर पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है जी? क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? ये ना इस बार नहीं, इस बार तो मुझे नहीं पता, किसी से पूछा हो तो मैं कह नहीं सकता। पिछली बार जो राजस्थान का इंटरव्यू हुआ था वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान संविधानवाद, दो टॉपिक कई बार पूछा जाता है भाई। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फर्क क्या है? देखिए, जो किताब है ना अपनी, जो संविधान जो किताब है उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स किताब का मतलब क्या होता है कि उस किताब के अंदर बातें बताई गई हैं। कोई भी किताब हो, कोई भी किताब बता दो, कहानियों की भी किताब है, कहानियों की भी अगर किताब है तो उसमें बातें बताई गई हैं कि वो कहाँ गया, उसने क्या किया। सेम चीज कानून की किताब उठा लो, संविधान उठा लो, इसमें क्या बातें बताई गई हैं कि भाई कानून कैसा बनाया। संविधान ये तो बोलता है कि भाई कानून कैसा बनाया जा सकता है, देश के जो नागरिक है और जो देश की सरकारें हैं, मतलब कि इंडिविजुअल पर्सन और जो स्टेट है उनके बीच में कैसा संबंध होगा, स्टेट कैसे कानून बना सकता है या फिर कानून कैसा बनेगा। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं वो रूल्स ऑफ लॉ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें वो प्रोविजन है, वो प्रावधान है जो क्या बताते हैं, जो बताते हैं कि स्टेट और इंडिविजुअल नागरिकों में क्या संबंध रहेगा, रिलेशन क्या रहेगा, जो ये बताता है कि रूल्स कैसे बना सकते हैं, स्टेट की पावर टू मेक लॉ, कि जो स्टेट है वो कैसे कानून बना सकता है, कैसे कानून नहीं बना सकता। जैसे हम क्या बोल देते हैं कि कोई भी स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो आपसे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ले ले, आपसे आपके बोलने का अधिकार ले ले। कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। तो ये बात कहां लिखी गई है? संविधान में। तो संविधान एक सेट ऑफ रूल ऑफ लॉज है, एक किताब है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स ऑफ लॉ बताए गए हैं, प्रोविजन या प्रावधान बताए गए कि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में क्या रिलेशन होगा, स्टेट कैसे कानून बना सकता है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सोच है जो ये बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बोलती है कि जो देश, किसी भी देश का, ऐसा नहीं है कि भारत देश का, किसी भी देश का जो संविधान है वो सर्वोच्च रहेगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सोच है, एक जो जैसे थ्योरी होती है ना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और उसी थ्योरी के बेस पे जो किताब बनाई गई है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है? कॉन्स्टिट्यूशन एक फिजिकल चीज है, एक किताब है, एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो किताब या वो जो डॉक्यूमेंट जिस सोच पे बनाई गई है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक ऐसी किताब, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें वो प्रावधान बताए गए हैं कि स्टेट कैसे कानून बना सकता है, स्टेट और मतलब राज्य और राज्य के जो नागरिक हैं उनके बीच में कैसा संबंध रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सोच है, एक प्रिंसिपल है, एक थ्योरी है जो ये बोलती है कि संविधान हमेशा सर्वोच्च रहेगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी देश का, किसी भी देश का जो संविधान है ना, वो उस देश का लैंड लॉ है, मतलब कि उससे बड़ा कोई कानून नहीं होगा। जो भी कानून बनेगा वो संविधान के अनुसार बनेगा। ये बातें क्या है, ये जो सोच है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कुछ भी डाउट, कुछ भी आपको पूछना है, ये क्वेश्चन ना ऐसे नहीं है मैं आपको ऐसे बोल दूं कि अरे यार ये प्री में आ जाएगा, ये मेंस में आ जाएगा, ये कुछ नहीं आएगा। ये मैं आपको सिर्फ एक दो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की दो एक क्लासेस तो हो सकता है ऐसी होंगी जिनमें बहुत
कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो अपने से पूछा जा सकता है, बट ऐसा है कि ये वो टॉपिक है जो कभी शायद आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाए, जैसे पिछली बार पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पिछली बार जो था राजस्थान के इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी आपको पूछना है। फिर अपने आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल है, कितने शेड्यूल हैं, इन सब चीजों के ऊपर। हाँ देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक थ्योरी है, एक सोच है। जैसे ये बोल सकते हैं कि भाई कम्युनिस्ट, नॉर्मल एक एग्जांपल ले रहा हूं, कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट क्या बोल सकते हैं, एक तो अपने बोलते हैं कि यार ये आदमी ना कम्युनिस्ट है, एक होती कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक सोच है, कम्युनिस्ट मतलब ये आदमी जो है ये उस सोच से रिलेट करता है, दैट इज कम्युनिस्ट। सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें वो रूल्स, वो प्रावधान बताए गए हैं, जो प्रावधान किस चीज को लेकर है, जो प्रावधान ये बताते हैं कि स्टेट के पास किस हद तक की पावर है कानून बनाने की, स्टेट किन किन चीजों पे कानून बना सकता है, कैसे कानून बना सकता है। तो वो जो एक फिजिकल चीज है ना, जैसे संविधान की अपनी जो बेर एक्ट है, अभी आते हैं, ठीक है, जो फिजिकल चीज है ना, जो फिजिकल चीज है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जो किताब है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जिस किताब के अंदर वो बातें बताई गई हैं कि स्टेट कैसे कानून बना सकता है, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में क्या संबंध होंगे या कैसे रिलेशन होने चाहिए। जैसे मान लो अपने में क्या बताया गया, फंडामेंटल राइट्स, कि स्टेट आपके खिलाफ क्या नहीं कर सकता। फंडामेंटल ड्यूटीज, आप स्टेट को लेकर आपकी क्या ड्यूटीज बनती है, दैट इज क्या संबंध बताया गया है कि स्टेट में, देश की जो राज्य है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और नागरिकों के बीच में कैसा संबंध रहेगा। जो किताब है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सोच है, एक सोच। किस चीज की सोच, कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। नॉर्मली अपने बोल देते हैं ना, हाँ बिल्कुल, नेशन और नेशनलिज्म, बिल्कुल। जैसे नॉर्मली अपने नहीं बोल देते हैं, भैया आपसे कोई पूछता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप लोग बोल देते हो लैंड लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देश का सबसे बड़ा कानून, उसके कोई भी कानून उस कानून से बड़ा नहीं है। कोई भी कानून अगर बनता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, अपन लोग ये बात बोलते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, नॉर्मली अपन लोग ये बात बोल देते हैं कि कोई भी कानून जो है वो, एक मिनट यार, यस सॉरी। हाँ चलो, जैसे अपन लोग नहीं बोल देते नॉर्मली, आपसे आप लोग बोल ही देते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लैंड लॉ है। कोई भी ऐसा कानून जो, जैसे अपने अपने हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू, वहां अपने ऐसे बात बोलेंगे कि कोई भी ऐसा कानून जो देश के संविधान के खिलाफ है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो कानून मान्य नहीं होता, वो कानून वॉइड होता है। तो ये बातें कहां से आई कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई पद नहीं होगा, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, कोई भी है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगा। तो ये बातें कहां से आई, ये सोच से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सोच, एक थ्योरी, एक प्रिंसिपल, जिसने क्या बोला, जिसने ये कहा कि देश का संविधान सर्वोच्च होगा, जो ये कहता है कि कोई भी देश है जिस देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्वियस हर देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी बताऊंगा कैसे। जिस देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम रहेगा। ये सोच क्या है, इस सोच को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या फर्क है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फिजिकल चीज है, एक किताब है,
किताब है जिसके अंदर ये सेट ऑफ रूल्स हैं कि देश क्या स्टेट क्या कानून बना सकता है क्या नहीं, स्टेट की देश के नागरिकों के प्रति क्या ड्यूटीज बनती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। पर वो जो सोच है जो ये बात बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर बड़ा कोई नहीं है, उस सोच को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, इसी सोच को रखते हुए कि भाई देश का संविधान सबसे बड़ा है, इसी सोच को रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो बताया नहीं गया जो छोटे मोटे कानून कि अगर तुम एनवायरमेंट के खिलाफ कुछ करते हो तो तुमको हम इतनी सजा दे देंगे, अगर तुम न्यूसेंस करते हो तो इतनी छोटी मोटी बातें थोड़ी बताई गई है संविधान में। संविधान में मोटी बातें बताई गई हैं कि भैया ऐसा है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है, देश के एनवायरमेंट नहीं डिस्टर्ब करोगे, अगर करोगे तो फिर उसके लिए हम कानून बनाएंगे, फिर वो मोटा बड़ा सा जो डिटेल कानून है वो हम आगे बनाएंगे। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, एक चीज। हाँ जी, अब आते हैं जरूरत क्यों पड़ती है। देखो सिंपल सा है, किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। कोई भी देश है, कोई भी, मान लो इंडिया ले लेते हैं, इंडिया है, कोई भी देश है, एक मिनट, इंडिया है, देश के अंदर लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को रेगुलेट करने के लिए कि लोग कैसे रहेंगे, लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविलाइज्ड सोसाइटी रखने के लिए कोई तो कानून की जरूरत है ना। सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए लॉ बनाने की जरूरत है। विच मीन्स लोग तरीके से रहें, लोग एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कर पाए, तो हर चीज के लिए लॉ बनाया जाता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया जाता है, मान लीजिए क्रिमिनल लॉ बनाया जाता है, सिविल लॉ, हर चीज का लॉ बनाया जाता है। अब ये बात कि कानून कैसा बन सकता है और कानून कैसा नहीं बन सकता, ये कौन डिसाइड करेगा। कुछ तो होगा ना, अदरवाइज होगा क्या। जैसे अपने इंडिया की बात करें, हर 5 साल में एक सरकार आएगी, वो अपने हिसाब से कानून बनाएगी, वो कानून बनाएगी जो उसको सही लगेगा। वो संविधान के हिसाब से कानून, तो अगर संविधान ना हो, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, तो कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार अगर वो कानून बनाएगी तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। सरकार चाहे किसी भी सोच की आ जाए, किसी भी सोच की, आइदर किसी भी सोच की आ जाए, कम्युनिस्ट सोच की आ जाए, कैपिटलिस्ट सोच की आ जाए, सरकार चाहे सिर्फ गरीबों के प्रति जो सोचती हो सिर्फ वैसी सरकार आ जाए, सिर्फ किसानों के प्रति सोचती हो वैसी कोई भी सरकार आ जाए, वो सरकार ऐसे कानून तो नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ चली जाए। वो सरकार जो भी कानून बनाएगी, उस कानून में वो देश के जो नागरिक हैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। तो देश के अंदर कानून एक सिस्टम से बने, जो लॉ कानून बने ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से बने, उसके लिए संविधान बनाया गया। अगर संविधान ना होता तो हर 5 साल में जो सरकार आती, वो सरकार वो कानून बनाती जो उसको सही लगता। क्यों? कोई संविधान ही नहीं है, कोई भी कानून बना दो, कैसे भी बना दो, कोई सेट प्रिंसिपल ही नहीं है कि कानून कैसा बन सकता है कैसा नहीं बन सकता। तो इसीलिए सोसाइटी के अंदर कानून की जरूरत है, और कानून का एक सेट स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए, कि कानून ये ना हो कि कोई सरकार आ रही है और वो ऐसे ऐसे कानून बना रही है जो देश के अंदर, मान लो हर तरह के लोग होते हैं, तो जो जो कानून है वो देश के एक सेक्टर के तो लोगों के फेवर में जाए और दूसरों के बिल्कुल ही खिलाफ जाए, तो ऐसा ना हो। फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट्स हर किसी के हैं, तो प्रोटेक्शन सबकी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए लाया गया? ताकि कोई भी कानून अगर बने तो वो कानून एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बने और एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस रहे। ठीक है, ये एक बात है। अब आते हैं टॉपिक पे। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बात की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर अपने ने बात की, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ ठीक है, ये हो गया ना कि देश, ठीक है, नेशन, नेशनलिज्म हो गया, ओके। अब आते हैं टॉपिक पे, एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कि कोई भी संविधान जो होता है वो कैसा हो सकता है। जस्ट अ मिनट।
यस ओके। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपने बात यहाँ जो बात कर रहे हैं एनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे अपने, ठीक है। एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दो तीन तरीके के होते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा रिटन, या होगा अनरिटन, या कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्लेक्सिबल, या कॉन्स्टिट्यूशन होगा रिजिड, या कॉन्स्टिट्यूशन होगा यूनिटरी, या कॉन्स्टिट्यूशन होगा फेडरल। अब यहां से अपने आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। क्वेश्चन तो हमसे एक्चुअली में वही पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बट ये कुछ एक ऐसी चीजें, हालांकि यहां से कुछ आता नहीं, कभी पूछने वाला नहीं आता, पर वो है ना कि ये कुछ एक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। क्योंकि प्री मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है कि मैं बोल दूं कि अरे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कोई इतनी खास वेटेज नहीं है। पर इंटरव्यू में आप मान के चलना कि आपसे क्वेश्चन जरूर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब जितने भी मैंने अभी तक इंटरव्यू के क्वेश्चंस फॉलो किए हैं, चाहे मैंने जो दिया या फिर जो नहीं भी दिया, उसके अंदर मैंने जब भी कोई देखे कि भाई इन इंटरव्यू में, तो वहां से कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्वेश्चन जरूर पूछा। और ऐसा नहीं है कि हर बार उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा जो आप लोग पढ़ते हो, लाइक फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, इनको नहीं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ये था भाई हेबियस कॉर्पस पे लीडिंग केस लॉ बताओ, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी अपने पढ़ेंगे आगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या यूनिटरी है। पहले तो अपने यहाँ फेडरल यूनिटरी का मतलब पढ़ेंगे, फिर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे जहां अपने ये बात पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरा यूनिटरी है ना ही पूरा फेडरल है, तो अपने उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, पहले इस पे आते हैं। तो देखो, या तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा रिटन या अनरिटन, इन दोनों में से एक होगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जो फ्लेक्सिबल होगा या रिजिड होगा, या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जो यूनिटरी होगा, फेडरल होगा। यूनिटरी फेडरल इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अभी आते हैं इस पे। दो देश, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम। यूएस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अपना इंडिया उठा लो, अपने यूएस लेके हो जाए इंडिया। हमारे यहां पे लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन है, पर यूनाइटेड किंगडम लिखित में नहीं है। वहां पर क्या किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उनको कहा गया है कि आपको ऑन ग्राउंड्स ऑफ जस्टिस जो चीज लगती है आप वो बना सकते हो। आपको लगता है कि जस्टिस के लिए, न्याय की दृष्टि को देखते हुए ये चीज होनी चाहिए, और आप बाद में उसको ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, बेसिक फीचर, ये हमारा एक तरह से सिद्धांत होगा कि जिसको देखते हुए ही सब कानून बनाए जाएंगे। तो वो जो बात होगी वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी। तो कई तो देश ऐसे हैं जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे, जैसे इंडिया, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा हुआ है, क्या कर सकते हो क्या नहीं। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि बार बार कोई आता है वो बोल देता है कि नहीं अब ये सिद्धांत बन जाएगा, ये संविधान की बात बनेगी, फिर कोई दूसरा आता है वो बोलता है नहीं ये नहीं अब ये बन जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को समय समय से अमेंड जरूर किया जा रहा है, उसमें चेंज जरूर ला दिया जाता है कि अच्छा आज के समय से ये चीज की जरूरत है तो इस चीज को ऐड कर दो, इस चीज को हटा दो, वो अलग चीज है। पर हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पर कई ऐसे भी देश हैं जहां रिटन नहीं है, जहां क्या कर रखा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन तो है पर राइटिंग में नहीं है। तो वो क्या है, वहां पर ये है कि जो भी चीज, जो भी प्रिंसिपल आप डिक्लेयर करते हो कि ये प्रिंसिपल जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक बेसिक फीचर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो ये होता है। दूसरा, फ्लेक्सिबल रिजिड, ये क्या है, ये अमेंडमेंट को लेकर है कि कई देश तो ऐसे हैं जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल, और कई ऐसे हैं जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, रिजिड। वो सब देश जहां पर संविधान राइटिंग में है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग के अंदर है ना, वो लोग का जो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका रिजिड है। जैसे अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, राइटिंग में है। अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अमेंडमेंट को लेकर है। अमेंडमेंट के अंदर क्या है, हालांकि अपने अमेंडमेंट पे बात पढ़ेंगे, पर अभी एक बार बेसिक बता देता हूं। नॉर्मली हम अमेंडमेंट के बारे में बात क्या बोलते हैं, चेंज। कानून के अंदर अपने क्या बात बोलते हैं, अमेंडमेंट, चेंज। कि चेंज कैसे हो सकता है, सिंपल है भाई, आप लोग लॉ स्टूडेंट हो, नॉर्मली कोई कानून अमेंड होता है तो कैसे अमेंड होता है, कानून अमेंड की बात कर रहा हूं, अमेंड होता है तो कैसे होता है,
कुछ नहीं है जी, एक कानून होता है, ठीक है, फिर उसको अमेंड करने के लिए बिल पार्लियामेंट, सेंटर की बात कर लेते हैं, बिल पार्लियामेंट में आता है, वो जो बिल है वो दोनों हाउसेस से 50% मेजोरिटी से पास होना चाहिए और फिर अमेंडमेंट हो जाती है। दैट इज नॉर्मल अमेंडमेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट में क्या होता है, नॉर्मली जो हम सुनते हैं वो होती है सिंपल अमेंडमेंट। सिंपल अमेंडमेंट, कोई भी कानून अमेंड कब हो सकता है, मान लीजिए कोई ये किताब है, मैं लॉ की बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, लॉ की। इस लॉ में मान लो 10 बातें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बातें लिखी हुई हैं, उसमें से इस पॉइंट को चेंज करना है। मान लो यहां पर लिखा हुआ है ए, इस ए को हटाकर लिखना है बी। लॉ की बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, मतलब जो ये नॉर्मल कानून होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब इनको चेंज करना, तो प्रावधान क्या है, सिंपल सा प्रावधान है कि भाई लोकसभा राज्यसभा इन दोनों से बिल पास होना चाहिए विद 50% मेजॉरिटी। जो भी जितने भी लोग हैं 50% मेजॉरिटी से अगर बिल पास हो जाता है, ठीक है, पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से बिल पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसको कंसेंट दे दी, अमेंडमेंट हो गई। तो नॉर्मली अमेंडमेंट कैसे होती है, सिंपल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अमेंडमेंट नहीं होती। हमारा अगर बात करें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम लोग सिंपल अमेंडमेंट पे नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं अमेंडमेंट बाय 2/3 मेजोरिटी। ये क्या है जी, ये ऐसा है कि अगर आपको संविधान को अमेंड करना है ना, तो सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा। कानून के केस में तो आपने सिंपल किया, अगर वही ये किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और इसके अंदर 10 बातें लिखी हुई हैं, जिसमें से आपको मान लो ये बात चेंज करनी है, तो अब ऐसा नहीं है। अब जो भी बिल है, जो अमेंडमेंट का बिल है, वो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मतलब जितने भी टोटल मेंबर है उनकी 2/3 मेजोरिटी, जो भी आपका मान लो मोटा मोटी 66% हो गया ना, 200, हाँ ठीक है, इतनी परसेंट मेजोरिटी से पास होना चाहिए। वहां पर क्या था 50%, यहाँ पर कहते हैं मोटा मोटी 66%, 66, हाँ ठीक है। तो लोकसभा यहां से भी राज्यसभा से भी, तो 66% नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ये बिल 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा से, 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट ने। ये जो मेजोरिटी, ये जो बिल को पास करने के लिए कम से कम 66% लोग चाहिए, जो ऑब्वियस एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी एक पार्टी के 66% लोग ऑब्वियस मुश्किल ही होते हैं किसी भी पार्लियामेंट के अंदर। भाई अपने यहाँ तो लोकल पार्टीज भी है, साउथ के अंदर अपना अलग सिस्टम है, नॉर्थ के लोग जो है वो अलग तरीके से वोट करते हैं, ईस्ट के लोग अलग तरीके से, वेस्ट के लोग अलग। तो अपने यहाँ तो वैसे ही बहुत ज्यादा नेशनल पार्टीज, रूरल पार्टीज, लोकल पार्टीज बहुत है, तो वैसे ही एक पार्टी के इतने लोग नहीं हो पाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो कितना मेजोरिटी चाहिए, 2/3। तो हमारे यहाँ कौन सी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है, वो है रिजिड। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ज्यादातर रिजिड मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी होता है, मतलब जरूरी नहीं राइटिंग में हो। कई कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइटिंग में नहीं होते वो फ्लेक्सिबल ही होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। यूके के अंदर, जो यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने आज कोई बात डिक्लेयर की और बोल दिया कि ये एक बेसिक प्रिंसिपल रहेगा, वो आज है। 10 दिन बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये बेसिक प्रिंसिपल होगा, पहले वाला हटा दिया जाता है, हट जाएगा, बात खत्म, ओवर रूल कर दिया उन्होंने। उसके लिए क्या मेजोरिटी चाहिए, कुछ नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट क्या हो गई, बहुत सिंपल हो गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ संविधान के अंदर जो बात लिखी गई है, अगर उसको अमेंड करना है तो कम से कम 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है। अब आते हैं तीसरा, यूनिटरी एंड फेडरल। ये क्या है जी, जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी अमेंडमेंट को लेकर है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर है। यूनिटरी का मतलब होता है कि जो पावर है वो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी,
सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। फेडरल का मतलब होता है ड्यूअल पॉलिटी, मतलब कि दो पावर, दो शक्तियां। कौन कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दो स्ट्रक्चर होते हैं सरकार के। एक तो होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर, जिसको अपने बोलते हैं कि भाई एक ऐसा होता है जिसके अंदर सारी की सारी पावर एक के पास ही होती है, विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनाइटेड किंगडम, यूके में ये फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन में सारी पावर सेंटर के पास है, ठीक है। दूसरा है आपका फेडरल। फेडरल में क्या होता है जी? दो चीजों में डिवाइड होती है चीजें। दो चीजों मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मान लो ऐसा हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ टॉपिक दे दिए जाते हैं, ऐसा कह दिया जाता है एक्साइज को लेकर तुम कानून बनाओगे, स्टेट की हेल्थ को लेकर कानून तुम बनाओगे। सेंटर को क्या होता है? सेंटर को कहा जाता है डिफेंस को लेकर तुम कानून बनाओगे, इनकम टैक्स को लेकर तुम कानून। तो उन दोनों को अलग अलग अपनी पावर डिवाइड करके दे दी जाती है। दोनों एक दूसरे की पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों को अपनी अपनी पावर दे दी गई है, दोनों एक दूसरे की पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। दैट इज फेडरल। यूनाइटेड स्टेट। इंडिया ना तो फेडरल है ना ही पूरा यूनिटरी है, इंडिया क्वाजी फेडरल है। कैसे है अभी देखेंगे। तो अब ध्यान देना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात हमने क्या पढ़ी? कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दूसरी बात, कोई भी देश का संविधान के अंदर, किसी भी देश के संविधान में आपको ये तीन बातें मिलेंगी। वो रिटर्न में होगा या फिर अनरिटन होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा या रिजिड होगा, उसके अंदर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फेडरल, मतलब जो गवर्नमेंट की वो बात कर रहा होगा वो यूनिटरी होगी या फेडरल होगी। कोई भी डाउट इसको लेकर? कोई भी डाउट? यहां से हालांकि क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये वो टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन बनता है। अपने क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी। अभी अपने इस बात पे आएंगे। एक मिनट यार। अभी अभी रिपीट कर देता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ आपको। चलो अब आते हैं टॉपिक पे दोबारा। यस, कौन सा पॉइंट था आपका? तीसरा पॉइंट, यूनिटरी और फेडरल। देखो ये ना आपने वैसे वैसे तो एक्चुअली में नॉर्मली बोल देते हैं कि ये ना, ये जो यूनिटरी और फेडरल है ये एक तरह से संविधान का एक तरह से फीचर बोल दो, संविधान की एक तरह से क्वालिटी बोल दो। एक्चुअली में क्वालिटी नहीं होती, प्रैक्टिकली बात करूं तो संविधान के अंदर जो बातें लिखी जाती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी जाती हैं उसके बेस पे हम ये बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन देश के अंदर एक सरकार बनवा रहा है। और वो सरकार कैसी बन रही है? वो सरकार फेडरल गवर्नमेंट है, वो सरकार यूनिटरी गवर्नमेंट है, जैसे अपने एक और नाम भी बोलते हैं, वो सरकार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहा है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहा है। ये भी अपने आगे पढ़ेंगे एक बात। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, उसी के बेस पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसी सरकार बनवा रहा होता है उसी के बेस पे हम एक नाम दे देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी होता है और कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होता है। दोनों में से एक होगा, कभी भी दोनों नहीं होगा, ठीक है, एक होगा। तो जब हम ये बात बोलते हैं ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, जिसका मतलब क्या है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उन बातों के हिसाब से बात ये है कि सारी की सारी पावर, पावर मतलब कानून बनाने की सारी शक्तियां किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे देश को चलाएगा। चाहे उस देश के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, नहीं है तो बात ही खत्म, पर अगर उस देश में स्टेट गवर्नमेंट है
तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा देश चलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगा किसी भी चीज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी, जो बहुत ही रेयर आपको कहीं पे देखने को मिल सकती है। बट अगर बात करें तो आपको अपने जो यूके है उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, वहां पे सारी चीजें सेंटर से चलती हैं। अब आते हैं दूसरा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किस चीज को नाम देते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम नाम देते हैं कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो बातें लिखी हैं, जो कानून बनाने की शक्तियां देता है, वो कानून बनाने की शक्तियां दोनों को दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। किसको? सेंट्रल को भी और स्टेट को भी। अब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे दे रहा है? तो ऐसा होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है, हम शेड्यूल भी पढ़ेंगे, शेड्यूल 7। यहां से प्री का क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ेंगे अपने। यहां पर ना 3 लिस्ट है, हमको लिस्ट तो नहीं पढ़ना, एक नॉर्मली अपने बात करेंगे। तो इसमें ना 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ठीक है। लिस्ट 1 में ऐसा ना आइटमें लिखी हुई हैं कि भाई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो रेलवे, आपका डिफेंस, रेवेन्यू। स्टेट है, स्टेट के अंदर आइटमें लिखी हुई हैं एक्साइज, पुलिस, हेल्थ, ऐसे करके। ठीक है। तो ये क्या लिस्ट बनाई हुई है? लिस्ट मतलब लिस्ट 1 में वो सब चीजें लिखी हुई हैं जिन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, लिस्ट 2 में वो चीजें लिखी हुई जिस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, लिस्ट 3 में वो सब चीजें लिखी गई हैं जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों के पास पावर है। ठीक है। तो ऐसा ही ना कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, हर देश के संविधान में होता है कि वहां पर जो फेडरल गवर्नमेंट वाला होता है कि वहां पर क्या करते हैं ये लोग, एक डिवाइड कर देते हैं, पावर का डिवीजन हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को बता दिया जाता है कि आप कौन कौन सी चीजों पे कानून बनाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया जाता है आप कौन कौन सी चीज पे कानून बनाओगे, पर कानून बनाने की शक्तियां दोनों के पास है। तो यहां पर हुआ क्या, लॉ मेकिंग पावर दोनों के पास है, दोनों के अपने अपने एरिया है, अपने अपने डिपार्टमेंट है। और फेडरल के अंदर जो खासियत होती है जो हमारे यहां नहीं है, अपने अभी बात करेंगे, फेडरल में खासियत होती है कि स्टेट को जो कानून बनाने की पावर है वो सिर्फ स्टेट ही बनाएगा। अगर स्टेट को ये कह दिया कि हेल्थ के ऊपर तुम कानून बनाओगे तो स्टेट पे, हेल्थ पे स्टेट ही कानून बना सकता है, सेंट्रल कानून नहीं बना सकता, कुछ भी हो जाए। इसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो क्या है यूनिटरी स्ट्रक्चर? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, किसी भी चीज पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसके अंदर जो लॉ मेकिंग पावर होती है वो दोनों के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। इसका दूसरा नाम भी क्या है? ड्यूअल पॉलिटी। मतलब देश में 2 सरकारें होती हैं, सेंट्रल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग, दोनों के अंदर डिवीजन ऑफ पावर होता है, दोनों में बताया जाता है कि किस चीज के ऊपर कौन कानून बना सकता है, और दोनों के अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। यस, अब क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए आगे। अब ये तो नॉर्मल, हमने अभी तक क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। अपने ने बात पढ़ी पहले तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट ऐसा कि आपको 2-3 पन्ने लिखने आने चाहिए, इतना कुछ नहीं है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात पढ़ी कि भाई कोई भी देश के अंदर, जो कोई भी देश हो जाए, कोई भी देश का जो संविधान है, और संविधान हर देश में होता है, कोई भी देश का जो संविधान है वो कैसा हो सकता है, तो हमने पढ़ा या तो रिटन होगा या अनरिटन होगा, या फ्लेक्सिबल होगा या रिजिड होगा, या यूनिटरी होगा या फेडरल होगा। चलो जी, अब आते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताइए, जिसमें हम सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लिखते हैं, जो अपने जब पढ़ेंगे अभी आएंगे तब अपने बात करेंगे, तो सिर्फ उसके अंदर इंडियन। एक दूसरा क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, पर वो क्वेश्चन आता कैसे है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है या फेडरल है। ध्यान देना, वो क्या बोल रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है या फेडरल है। यहां हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फीचर नहीं लिखते हैं, ये नहीं कि सब चालू हो गया सब लिखना, नहीं।
यहां हम इस तरह से आंसर लिखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, पहले यूनिटरी की बातें लिखते हैं, फिर फेडरल है, फेडरल की बातें लिखते हैं, फिर हम लास्ट में जब कंक्लूड करते हैं तभी हम ये बात बोलते हैं कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों है, और दोनों होने की वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, क्वाजी फेडरल। किसने नाम दिया, इसके ऊपर ऐसे कौन से केस लॉ हैं जहां ये नाम बोली गई ना बात बोली गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल है। ठीक है, ये कुछ एक चीज है। तो अपने सबसे पहले आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पहले इस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है आपका, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ध्यान देना, कि वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज यूनिटरी और फेडरल। अब वो आपको ये नहीं बोल रहा कि अच्छा ये बताओ कि क्वाजी फेडरल है, नहीं, आप इसमें बताओगे। वो तो आपको किस तरफ लेकर जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फेडरल है। हमने अभी यूनिटरी फेडरल की बातें पढ़ी कि यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है। वो तो आपको क्या कह रहा है कि भैया दोनों में से बताओ क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, नहीं, ये दोनों ही नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल कैसे है ये अपने अभी बात करेंगे। तो जब भी अपने से अगर कभी भी अगर वो ये भी पूछ रहा है ना अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फेडरल है, मान लो प्री में आता है ये क्वेश्चन, वहां पे ऑप्शन है क्वाजी फेडरल, जो ऑब्वियस होगा क्वाजी फेडरल, या फिर प्री की बात कर रहा हूं, या तो नाम होगा क्वाजी फेडरल या फिर होगा बोथ फेडरल एंड यूनिटरी। क्योंकि क्वाजी फेडरल का भी मतलब यही है कि क्वाजी फेडरल मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स होते हैं वो भी है, और जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स होते हैं वो भी है। तो हम क्या बोलते हैं, या तो आपके ऑप्शन आएगा क्वाजी फेडरल या हो सकता है दोनों। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो उसको सही करना। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोनों फीचर्स है, फेडरल भी और यूनिटरी भी। हाँ ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाजी फेडरल। क्या नाम बोलते हैं, क्वाजी फेडरल। अब बात आती है भाई हम क्वाजी फेडरल कैसे बोलते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फेडरल फीचर है वो कौन कौन से, फेडरल फीचर्स है। फेडरल फीचर्स का मतलब कि भाई जो ये बताते हैं कि जो देश के अंदर जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वो दो हैं। फेडरल का मतलब यही हुआ ना, दो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऐसी बातें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल लिखा गया, शेड्यूल 7 जो लिखा गया, हालांकि अपने शेड्यूल पे बहुत आगे जाके बात भी करेंगे, अभी सिर्फ मोटा मोटी सुनना, ठीक है। शेड्यूल का नाम याद करना ये अभी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विद टाइम अपने याद कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 7 लिखा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई ऐसे प्रोविजन जोड़े गए जहां पर क्लियर किया गया कि किस चीजों पर कौन कानून बना सकता है। जहां पर ये किया, जहां पर बाकायदा लिखा गया है, जैसे शेड्यूल 7 में लिस्ट बनाई गई कि इन टॉपिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, इन टॉपिक पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो हम बोलते हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड की गई है। कहां लिखा गया है, इसको लेकर शेड्यूल 7 है, इसको लेकर कई आर्टिकल है। आर्टिकल अगर लिखने हो, आर्टिकल 245, 246, ये कुछ दो आर्टिकल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, एक तरह का फेडरल फीचर देती है। पर वहीं पर जब अपने आते हैं और चीजों को देखते हैं, कई ऐसे प्रोविजन है जहां पर सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। कैसे, यूनिटरी फीचर देती है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी फीचर देती हैं। सबसे पहला आर्टिकल नंबर अभी मत याद करना, नहीं भी याद हो ना,
वो विद टाइम याद हो जाएंगे। अभी तो आप आर्टिकल नंबर से ज्यादा कंसेप्ट पे आना। आर्टिकल नंबर जब आप डायरेक्ट पढ़ोगे, जब आप आर्टिकल नंबर को याद करने लगोगे, अब हो जाएंगे। अभी जैसे मान लो अगर आपको अभी टॉपिक ये याद करना है या समझना है तो कैसे समझोगे? अभी आर्टिकल में मत जाना, कैसे समझोगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फेडरल है, तो आप ऐसे समझोगे कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है, जिसको हम बोलते हैं क्वाजी फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल है, या बोल सकते हैं दोनों है, फेडरल भी है यूनिटरी भी है। कैसे है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल फीचर है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई ऐसे प्रावधान है, कई ऐसे प्रावधान है या फिर शेड्यूल लिखा गया है जिसमें पावर डिवाइड हो रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। पावर डिवाइड का मतलब है कई ऐसे टॉपिक बताए गए हैं, मैटर बताए गए हैं जिन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है, और कई ऐसे मैटर बताए गए हैं जिन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हुआ फेडरल का फीचर। दूसरा यूनिटरी। यूनिटरी फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रावधान है जहां पर पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कैसा? पावर टू डिवाइड स्टेट, फॉर्म स्टेट, नेम स्टेट, ऐसा कुछ भी हो तो ये क्या है? नॉर्मली जो मान लो दो स्टेट है, जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ ले लो। एमपी पहले एक एमपी था, एमपी से ही निकल के छत्तीसगढ़ बना दिया, तो ये क्या स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ी किया? नहीं, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। देश के अंदर एक स्टेट को दो स्टेट में बनाना, दो स्टेट को जोड़कर एक स्टेट बनाना, देश की स्टेट की जो बाउंड्रीज है उनको कहीं से मान लो चेंज करना, स्टेट के नाम बदलना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। हालांकि है तो ये मैटर किसका? स्टेट का। भाई मान लो एमपी और छत्तीसगढ़ है, या एमपी है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कहता है कि यार हम ना हमारा ये हिस्सा काट के, इतना हिस्सा काट के अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं हम, हमारा अलग बनाना चाहते हैं, इसको हम अलग राज्य बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़। है तो राज्य का मामला, एमपी का खुद का एरिया है। नहीं, एमपी नहीं कर सकता ये करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पार्लियामेंट कर सकती है। एमपी तो, एमपी की जो सरकार है या एमपी जो गवर्नमेंट है, वो तो सिर्फ क्या करेगी? वो एक बिल पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सही लगेगा तो वो इसको करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो स्टेट को, दो स्टेटों को जोड़कर एक स्टेट बनाना, एक ही स्टेट को दो स्टेट बनाना, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइड करना स्टेट्स को, स्टेट को फॉर्म करना, स्टेट को नाम, स्टेट्स के नाम बदलना, ये किसके पास है पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि टॉपिक किसका है? देखा जाए तो ये टॉपिक किसका बनता है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट का राज्य का एरिया है, वो कुछ भी करे, टेरिटोरियल एरिया तो उनका ही है ना, कुछ भी करे, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा गवर्नर्स। स्टेट के अंदर जो गवर्नर बनाए जाते हैं, उन गवर्नर को अपॉइंट करने की पावर सेंटर के पास है। स्टेट के अंदर जो गवर्नर बनाए जाते हैं, उन गवर्नर्स को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? सेंटर के पास। अपॉइंटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर। उसके बाद तीसरा इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर दो बातें हैं। पहला, अगर देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। देश के अंदर अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, किसी भी देश, किसी भी स्टेट के ऊपर, स्टेट की बात कर रहा हूं, किसी भी स्टेट के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि राज्य की सरकार को, स्टेट इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? राज्य की सरकार को भंग कर दिया जाता है। राज्य की सरकार को भंग करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो एक तरह से क्या है? आप इंटरफेयर कर रहे हो ना उनके अंदर, आप उनके अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, पर कर सकते हैं। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहां हुई? यहां पर कहां हुआ कि यार स्टेट की सरकार है, सेंटर तो अपनी सरकार रखता है, सेंटर अपने लेवल पे काम करता है, स्टेट अपने लेवल नहीं। सेंटर के पास पावर है कि वो राज्य सरकार को भंग कर सकता है। तो यहां पर अपने क्या बोलते हैं कि इमरजेंसी के दौरान जो लॉ मेकिंग पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। स्टेट इमरजेंसी के दौरान या स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर बोल दो,
या फिर ये बोल दो स्टेट गवर्नमेंट को भंग करने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ध्यान देना, ये कुछ एक बातें हैं, देखा जाए तो टॉपिक ये स्टेट के है, पर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकता है, जैसे कि स्टेट को लेकर जो बाउंड्रीज है स्टेट की, गवर्नर को लेकर जो बातें हैं, इमरजेंसी को लेकर जो बातें हैं, ठीक है, ये कुछ एक चीजें हैं। ठीक है, एक और पॉइंट भी है, चौथा पॉइंट, नेशनल इंटरेस्ट, इसको लेकर लिख देता हूं, ठीक है, आर्टिकल 249, नेशनल इंटरेस्ट विच मीन्स कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक पे, चाहे मान लो आपको ये तो बताइए भाई, हर स्टेट के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट, हर स्टेट के अंदर जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, विच मीन्स देश कोई भी स्टेट है जिसका दारू को लेकर कानून बनाने की शक्तियां स्टेट की है, जैसे मान लो बिहार में दारू बंद कर रखी है, तो वो बिहार स्टेट का पावर है, उसके पास पावर है। एक्साइज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्टेट के पास है, पर कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है इन नेशनल इंटरेस्ट। अगर राज्यसभा अगर ये रिजोल्यूशन पास कर देती है, राज्यसभा अगर मान लीजिए एक रिजोल्यूशन मतलब एक तरह से एक ऑर्डर पास कर देती है कि कोई एक टॉपिक है, जिस टॉपिक पे कानून बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिस टॉपिक पे कानून बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उस टॉपिक पे फिर भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, अगर राज्यसभा पास कर दे। राज्यसभा किसकी? सेंटर की। राज्यसभा सेंटर में तो है, ये और है। नेशनल इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एनी टॉपिक, एनी मैटर पर लॉ बना सकता है, वो कानून, वो टॉपिक, वो मैटर किसी का भी हो जाए। तो अब ध्यान देना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फेडरल है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है। कैसे? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर तो है ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है ही, जिसको लेकर तो अनेक बातें हैं, शेड्यूल 7 आर्टिकल जो अलग अलग बताते हैं कि किस चीज पे कानून कौन बनाएगा। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जहां पर पावर, मैटर तो वो स्टेट का होता है, मैटर किसका है? वो स्टेट का, पर पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे स्टेट को लेकर, स्टेट की बाउंड्रीज को कम ज्यादा करना, स्टेट को डिवाइड करना, स्टेट के नाम बदलना, स्टेट के अंदर जो गवर्नर अपॉइंट होगा, इमरजेंसी के दौरान कानून बनाने की पावर, चाहे वो स्टेट को लेकर ही कानून बनाना है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर। उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये कुछ एक ऐसे टॉपिक है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है कानून बनाने की, किन मैटर पे? स्टेट के मैटर पे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फेडरल नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल तो है ही, उसके साथ कई कई जगह पे वो यूनिटरी भी है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्वाजी फेडरल। किसने बोली है ये बात? प्रोफेसर केसी वेरे। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे केस लॉ हैं जहां ये बात बोली गई है? उसका पहले वो लिख देते हैं, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अलावा एसआर बोमई हो गया, बहुत केस लॉ है, कुलदीप नैयर हो गया, जहां पर ये बात बोली गई है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? क्वाजी फेडरल है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या आएगा प्री में? तो क्वेश्चन अगर आता है ना तो कुछ ऐसा सा आएगा, भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि बहुत कम चांस है कि ये प्री में आए, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फेडरल है, तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा, या तो ऐसा ऑप्शन होगा कि क्वाजी फेडरल है, या ऑप्शन होगा कि दोनों है। ठीक है, फेडरल कैसे है, यूनिटरी कैसे है, एंड देन आप कंक्लूड, अगर मेंस में लिखोगे देन आप कंक्लूड करोगे कि दोनों को, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों फीचर्स हैं, तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल है, मतलब दोनों उसके अंदर फीचर्स हैं। प्रोफेसर केसी वेरे ने यह स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्वाजी फेडरल। किस केस लो या कौन से ऐसे केस लो है जहां पे ये बात बोली गई है? तो वो है एसआर बोमई, कुलदीप नैयर। ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश जुडिशरी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। राजस्थान के अंदर एक्चुअली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को वेटेज बहुत कम रहता है,
तो वहां पर वो लोग ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं मेंस के अंदर, वो लोग लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, फंडामेंटल राइट से पूछ लिया, प्रेसिडेंट वाले टॉपिक से पूछ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक से पूछ लेते हैं ज्यादातर ये लोग, या हाई कोर्ट के टॉपिक से पूछ लिया, डॉक्ट्रिन्स पूछ लेते हैं, रिट पूछ लेते हैं, ज्यादातर यहां से पूछते हैं। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी, ये क्वेश्चन है जो आ सकता है, ठीक है। इसको प्रॉपर मेंस के पर्पज से अच्छे से पढ़ना कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या क्वाजी फेडरल है, कि आप उसको मेंस के हिसाब से अच्छे से लिख सके। यस, कोई भी डाउट, फिर अपने आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक चीज ध्यान रखना, जैसे अपने अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो अभी अपने ने टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक में मान लो आ गया आर्टिकल नंबर, कि यार आर्टिकल 3, तो आर्टिकल पे मत फंसना, टॉपिक पे ध्यान देना, उसकी कंसेप्ट पे ध्यान देना। आर्टिकल ठीक है कि हाँ ऐसा ऐसा कोई आर्टिकल होगा, क्यों, आर्टिकल नंबर आपको याद हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर ऐसे नहीं है कि पढ़ते पढ़ते ऐसे है कि हाँ साथ साथ में पढ़ रहे हो और आर्टिकल नंबर भी याद हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। आर्टिकल नंबर जब आप प्रॉपर पूरा दिन में कोई आधा घंटा 40 मिनट कॉन्स्टिट्यूशन की बेर एक्ट को उठाओगे, उसके इंडेक्स वाले जो आर्टिकल नंबर वाली जो लिस्ट है ना, वहां से उठाओगे और पढ़ोगे आर्टिकल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, तब वो आर्टिकल नंबर याद होंगे। सिर्फ टॉपिक पढ़ रहा हूँ और मैं टॉपिक को पढ़ते पढ़ते मैं बोल दूं कि हाँ मैंने टॉपिक पढ़ा, उसमें 10 आर्टिकल लिखे हुए थे और मैंने टॉपिक को पढ़ा और आर्टिकल नंबर भी याद हो जाएंगे, नहीं, नहीं होते। वो तो आप टॉपिक के हिसाब से मौके पे भले ही आपको याद हो जाएंगे, पर आप बाद में भूल जाओगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब आते हैं एक टॉपिक पे जो वैसे तो नहीं आता है, बट वहां से क्या है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। एक मिनट, एक मिनट यार। क्लास चल रही है। हम्म। हाँ जी, चलो भाई अब आते हैं फीचर्स ऑफ। अब ध्यान देना, दो तरह से क्वेश्चन आता है। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल, तो ये बात ऐसे लिखोगे, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि यहां से ये क्वेश्चन कभी नहीं आया फीचर्स, पर क्वेश्चन जो आया हुआ है वो ध्यान रखना। राजस्थान में आया हुआ है, एमपी में आया हुआ है, चलो छत्तीसगढ़ में तो आता ही नहीं है, राजस्थान एमपी दोनों में आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताइए, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, चलो ठीक है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आया हुआ है, चलो यूनिटरी फेडरल तो अपने ने पढ़ ही लिया, ठीक है। क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल तो चलो अपने ने पढ़ ही लिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म हो गया, क्वाजी फेडरल हो गया, फंडामेंटल डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो सब बाद में होगा। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हाँ, सॉवरेन क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। राजस्थान में ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है बताइए। क्योंकि राजस्थान में क्या है, क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, या फिर क्या कर देते हैं, ये जैसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, उसमें क्या करेंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बना देते हैं। तो 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर में क्या है, 4-5 लाइनें लिखनी है आपको, 4 लाइनें लिख दोगे बहुत है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसे आया हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताइए, ठीक है। क्वाजी फेडरल तो चलो अपने ने कर ही लिया। उसके बाद एमपी में आया हुआ एक क्वेश्चन, प्रीएम्बल के ऊपर लिखिए प्रॉपर, हालांकि अपने पढ़ेंगे प्रीएम्बल को अलग से, प्रीएम्बल के ऊपर लिखिए। उसके अंदर आपको प्रीएम्बल के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, प्रीएम्बल के जो प्रीएम्बल जो बातें बताता है कि देश कैसे होना चाहिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन का मतलब क्या, सोशलिस्ट, बकायदा वैसे क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन, कि प्रीएम्बल के फीचर्स के बारे में बताइए, क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, ऐसा। और राजस्थान में उसमें से इन्होंने पार्ट उठाए हुए हैं। रिपब्लिक बताइए क्या होता है, राइट, डिफाइन द टर्म डेमोक्रेटिक, डिफाइन द टर्म सॉवरेन, तो ये आया हुआ है अलग से भी, ठीक है। तो ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जो अपने बात पढ़ रहे हैं आज, कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, डायरेक्ट इतना बड़ा क्वेश्चन आना, एमपी में आ जाए तो आ जाए, क्योंकि एमपी में क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एमपी में
क्वेश्चन के फिक्स पैटर्न भी हैं कि 2 क्वेश्चन बड़े, एक 4 नंबर का क्वेश्चन, तो वहां पर बड़े क्वेश्चन बनते हैं और आ जाते हैं। राजस्थान में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, डायरेक्ट क्वेश्चन की भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स बताइए, बट वो क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछता है और ये पूछे भी हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स पे। क्वेश्चन क्या होगा आपका, कुछ इस तरह से होगा, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स बताइए, जिसके अंदर हम फिर लिखना चालू करते हैं भैया ऐसा है कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ तरह ये फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये लिखते हैं कि भैया ऐसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स है। अब ध्यान देना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 395 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है, 25 पार्ट है। अब यहां से ना एक प्री का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अपने ने तो क्या किया, ये याद कर लिया जी, कितने आर्टिकल है, इतने आर्टिकल है, कितने शेड्यूल है, इतने शेड्यूल है, कितने पार्ट है, ये पार्ट है। प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, जो पार्ट्स है ना उनके भी नाम याद करने हैं अपने को, पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, जो अमेंडमेंट से पार्ट जुड़े हैं कौन कौन से नंबर है और उनका क्या है, वो आपको बकायदा लिस्ट दी जाएगी, पर याद करना है। प्री में आता है, कई बार आया हुआ है, इवन प्री में इस तरह से भी आया हुआ है कि कौन सा पार्ट जो है वो कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है, तो ये पढ़ना है अपने को। एक दूसरा, ये तो चलो यहाँ लिख देता हूं, लिस्ट या इंडेक्स याद करना है, जो अपने करेंगे पढ़ेंगे भी, पार्ट्स का आपको इंडेक्स दे दूंगा, अपने उस पर बात भी कर लेंगे। शेड्यूल तो चलो अपने डिस्कस करेंगे, शेड्यूल 1 क्या है, 2 क्या है, बेसिक जो उसमें बातें हैं जो हमको प्री पर्पस, क्योंकि शेड्यूल सिर्फ प्री में आता है, क्या पढ़ना है। अब आ जाओ 395 के अंदर, आर्टिकल 395 आर्टिकल है, आर्टिकल 395 में ना एक आर्टिकल है 394। अगर मैं गलत लिखूं ना प्लीज बता देना, ठीक है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, गलती मैं भी कर सकता हूं। आर्टिकल 394 जो बात बोलता है फोर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू फोर्स में किस डेट को आया था, लागू किस दिन हुआ था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ था, हाँ जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस दिन लागू हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ था, है ना, ये बात कहां लिखी गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये बात कहां लिखी गई है, ये बात यहां लिखी गई है। आर्टिकल 394 ये बात बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आएगा, तो ये आर्टिकल नंबर अच्छे से पढ़ लेना, प्री पर्पस से एक बार आया हुआ है, ठीक है, एक बार आया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ, एक यहां से क्वेश्चन बनता है जो प्री में तो नहीं बनेगा ऑब्वियस, बट कभी इंटरव्यू में पूछ ले तो कोई कह नहीं सकते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब हुआ था या कंप्लीट कब तक हो गया था। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी, अपने वो सिविल सर्विस की तरह नहीं पढ़ेंगे, जैसे सिविल सर्वेंट के लिए अपने उतना नहीं पढ़ना, बेसिक छोटी मोटी 2-4 बातें पढ़नी है, ठीक है भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो बनाने के लिए जो एक संविधान कमेटी बनी थी, वो 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके थे। अगर आप प्रियम्बल उठाओ तो प्रियम्बल में ये बात लिखी गई है, प्रियम्बल में ये बात लिखी गई है कि हम 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं और अपने आप को, मतलब खुद ही को, देश के नागरिक अपने आप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब सपोर्ट अपने अधीन करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अपने आप को अधीन करते हैं। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया था, इसको हमने अपने मतलब हमने मान लिया था कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन होते हैं। अब एक बात बनती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट तो हो गया था या कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर को, इसको लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया, 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, तो एक चीज ध्यान रखना,
एक तारीख है 1930, पूर्ण स्वराज। इस देश को, इस तारीख को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, कौन सी तारीख को? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 वो तारीख है जिस तारीख को इंडिया को, मतलब हम लोगों ने, मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो देश के लोग थे, भाई लगभग नहीं तो 1930 के आसपास, तो 1930 के 1919 के आसपास ही मानो, कि देश के लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे मोटा मोटी। 26 जनवरी 1930 को लोगों ने, देश के नागरिकों ने अपने आप को पूर्णतः स्वराज डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। ये हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार को मानना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो ये तारीख थी जिस दिन अपने आप को, हम लोगों ने अपने आप को, ठीक है, हिस्ट्री बोलती है कि कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था, ये वो, हमको कांग्रेस वांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। देश के नागरिकों ने अपने आप को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था। तो इस तारीख को इंपॉर्टेंट रखने के लिए, क्योंकि हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट 26 जनवरी 1930 को ही मान लिया था। ठीक है, हम लोगों का जो स्ट्रगल था, या फिर ब्रिटिश सरकार से जो लड़ाई थी, वो खत्म होते होते 15 अगस्त 1947 आ गया था, पर हम लोगों ने अपने आप को पूर्ण स्वराज इसी तारीख को डिक्लेयर कर दिया था। तो इस तारीख को इंपॉर्टेंट रखने के लिए देश का जो संविधान है, जो हालांकि 26 नवंबर तक बन चुका था, उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ये तो नहीं बनता, कुछ ऐसा नहीं है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जब अपने फीचर्स पढ़ते हैं, जैसे आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होगा? सिर्फ इतना लिखा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल है, इतने पार्ट्स है, इतने शेड्यूल है। अब वहां पर ये नहीं लिखा होगा कि पार्ट कौन कौन से हैं, वो तो फिर आपको, मतलब जो टॉपिक तो क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स, आपको टॉपिक से भटका के पार्ट्स का इंडेक्स याद कर लो जी, ये चीज याद कर लो जी, ये आपको अलग से दिए जाएंगे। जैसे पार्ट्स की लिस्ट आपको अलग से दी जाएगी, पार्ट 1 क्या है, 2 क्या है, प्रॉपर एक लिस्ट होगी, ठीक है। शेड्यूल की प्रॉपर एक लिस्ट होगी, उसको याद करना आता है। शेड्यूल 1 क्या है, 2 क्या है, 7 किस चीज को लेकर है, 9 किस चीज को लेकर है, 10 की आता है, ठीक है। एक दूसरा, पार्ट्स याद करना। तीसरा, आर्टिकल नंबर 324 याद करना, कि कौन सा आर्टिकल है जहां ये बात बोली गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। आर्टिकल 394। ये चाहे मत पढ़ना, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जरूर पढ़ना। 2 साल 11 महीने, ठीक है, 2 साल 11 महीने अपने ने लगाए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के अंदर, ठीक है। दिन विन भी थे, मोटा मोटी इतना याद रख लेना कि लगभग अपने को 2 साल 11 महीने लगे थे। ठीक है, पर ये पूछा नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि अपना ये सिविल सर्वेंट का काम नहीं है। जैसे अब हिस्ट्री है, जैसे कई बार कोई स्टूडेंट मिल ही जाता है या बात करता है, तो बोलता है कि सर हिस्ट्री में तो ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री है, कि इतनी मीटिंगें हुई, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुए। अपने काम के नहीं है, हमसे नहीं पूछे जाते, ये अपने से ये क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। गुड, 2 साल 11 महीने 18 दिन, मोटा मोटी याद रख लेना, 2 साल 11 महीने, पर अपने से पूछा नहीं जाता, तो इसलिए आपकी इच्छा है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे टॉपिक पे। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फीचर याद रख लेना, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं वो ध्यान रख लेना। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम क्या लिखते हैं? हम इसमें लिखते हैं कि जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आ ही जाए क्वेश्चन कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर लिखो, तो ये बातें लिखनी है अपने को। हालांकि राजस्थान में तो बहुत कम चांस है ऐसा क्वेश्चन आने का, पर एमपी में आ सकता है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जी, राइटिंग के अंदर है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद आप लिखोगे ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंड करना इजी नहीं है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेंड करना है इजी नहीं है। अगर कुछ भी अमेंड करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब अमेंड तभी होगा अगर कोई भी रिजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, तब अमेंड होगा। चौथा, क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल तो अपने बात कर ही चुके हैं। क्वाजी फेडरल में आप क्या लिखोगे कि भाई इसमें दोनों फीचर हैं, बोथ फेडरल
एंड यूनिटरी, दोनों फीचर हैं। ठीक है, ये हो गया, ये तो होगी बेसिक बात है जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, ये तो सब आप लिखोगे भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न है, रिजिड है, क्वाजी फेडरल है। अब आ जाओ वो बातें जो अभी तक अपने ने पढ़ी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। अब ध्यान देना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करता है। अब ये क्या होता है, देखो कोई भी देश होगा, जैसे अपने अभी ये चुनाव हुए यूएस वाले, डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप के वहां पे क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डोनाल्ड ट्रंप बना क्या है, प्रेसिडेंट। उसका प्रेसिडेंट बनना इतना इंपॉर्टेंट है, अपने यहाँ तो प्रेसिडेंट बनता है, कौन होता है, मतलब मोटा मोटी मान लो 70% जनसंख्या को तो ये नहीं पता होगा प्रेसिडेंट है कौन, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हमारे यहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्या है, बस एक पोस्ट है, करता क्या है, कुछ नहीं करता सर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी 2-3 पावर है, और वो 2-3 पावर भी जब अपने पढ़ेंगे ना प्रेसिडेंट को अच्छे से, तब वहां पर अपने एक बात पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर भले ही है, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगा ना प्रेसिडेंट को वो करना पड़ेगा। पावर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मानेगा तो उसको वो हटा सकते हैं। अपने ये बात ऐसी बात भी पढ़ेंगे। तो कोई भी देश है उसके अंदर दो तरह की सरकारें होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहां पर जो रियल हेड होता है वो प्रेसिडेंट खुद होता है, प्रेसिडेंट ही रियल हेड होता है। पर हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट्री क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ यही फॉलो होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होती है जिसके अंदर जो रियल पावर होती है, जो रियल हेड होता है, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलोगे आप, कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, रियल पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहा होता है वो, बाकी के तो बेचारे कैबिनेट वाले तो बस चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि सरकार ही प्रधानमंत्री के फेस पे चलती है। बट एज पर लॉ हम ये बोलते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो सेंटर की जो कैबिनेट है, वो सरकार है, सब कुछ वो कैबिनेट डिसाइड करती है। प्राइम मिनिस्टर वो हेड होता है। जैसे मान लो ये कैबिनेट है, यहां पर इतने लोग बैठे हैं, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर हेड है। पर हेड का मतलब ये कुछ भी कर रहा है नहीं, ये सब लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं, और प्रेसिडेंट वो डिसीजन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर वो डिसीजन के हिसाब से काम करता है। कानून भी यही बात बोलता है कि ये सब लोग मिलके बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि तुमको क्या करना है, कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर जो रियल हेड होता है वो कौन होता है, या रियल पावर किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। तो हम कैसे लिखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर जो रियल हेड होता है या जो रियल पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, सिर्फ नाम का हेड होता है। उसके बाद हम लिखते हैं कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसे नहीं कि इंडिपेंडेंट होते कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा। ऐसा नहीं है कि जो आज के समय में सेंटर की जो सरकार है उसके अंदर जो मेन कैबिनेट है, जो मेन मंत्री हैं, जो मेन कैबिनेट है, वो कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। अगर वो कुछ भी गड़बड़ करते हैं ना, उनको लोकसभा को जवाब देना होता है। तभी कभी भी आप देख लेना लोकसभा में सेशन होते हैं, जब भी समर सेशन, विंटर सेशन चलते हैं, तो मेंबर किससे सवाल पूछ रहे होते हैं, मंत्रियों से, कि भाई साहब मान लो लॉ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर से पूछते हैं कि आपके विभाग ने ये कानून बनाया है, बताइए आप लोग इस, या मान लो हाँ क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि ये चीज है या देश के अंदर ये चीज चल रही है, बताइए आप इसके लिए क्या कानून बना रहे हैं, तो वो किससे पूछते हैं, लॉ मिनिस्टर से। क्यों, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। लोकसभा को उनको जवाब देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, किसी चीज पे अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम उसको लेकर कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तभी जो मेंबर होते हैं वो किसको क्वेश्चन पूछते हैं, मंत्री से, मंत्री जी आप बताइए क्या कर रहे हो। तीसरा,
ये जो ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, टूल बस इतना ही बहुत है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रियल पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा। ये क्वेश्चन प्री में आता है, कई बार आया हुआ है प्री में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। किसको होते हैं ये और ध्यान रखना, लोकसभा को होते हैं, राज्यसभा को नहीं होते। नॉट राज्यसभा, लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक चीज, कोई भी डाउट कुछ भी, क्वेश्चन इतना सही आता है ये कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, आप फिर 2 या 3 नंबर में, इसीलिए आपको इतना ही बताने की बहुत है। कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, फिर अपने इसको लेकर आगे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बता देता हूँ। इन शॉर्ट इतना सा अपने पढ़ते हैं, ये अपने क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है। तो अपने कैसे लिखते हैं भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बातें लिखी। फिर हम आते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉर्मल, उसमें कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता। फिर हम लिखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, विच मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो कोई भी बिल जो है वो दोनों हाउसेज से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद लेंथीएस्ट हो गया अपना, रिटन हो गया, रिजिड हो गया। फिर हम लिखते हैं क्वाजी फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंटर को भी पावर देता है, ठीक है, यूनिटरी भी और फेडरल, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी करता है, और कई जगह पे सिर्फ सेंटर को भी एक्सक्लूसिव पावर देता है। चलो जी, अब आ जाइए इस पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसके अंदर जो रियल हेड है, देश के अंदर जो रियल हेड होता है या जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देश को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। रियल पावर जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कैसे लिखते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जो रियल हेड होता है, जो रियल पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, अगर वैसे बात की जाए तो क्यों, क्योंकि लोकसभा के अंदर लोग कौन भेजते हो, हम लोग ही वोट करके लोकसभा भेजते हैं ना। लोकसभा के अंदर हम लोग ही वोट करके भेजते हैं ना भाई, आपके एरिया का सांसद है, किसने वोट किया, आपने वोट किया, आपने भेजा उसको। विच मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है आपके सांसद को। सांसद का मतलब क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है आपको। भाई आप तो लोकसभा जा नहीं सकते हो, इतने सारे लोग एक साथ थोड़ी जाएंगे, तो आपने अपना एक बंदा भेज दिया कि हाँ भाई इसको बताते रहना तुम क्या कर रहे हो, सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा का मतलब है दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। क्यों, क्योंकि लोकसभा के जो लोग हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, डायरेक्टली आप लोग चुन के भेजते हो। ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आ जाइए, हाँ जी, हाँ जी, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लोकसभा को बोलते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसके अलावा फीचर्स में, फीचर्स अपने जितने हो सकेंगे उतने लिख देंगे, आपको जो याद करना हो इतने सारे लिख लेंगे कि अगर 2-4 हम भूल भी जाए तो हमको कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है कि हमारे यहाँ एक ही सिटीजनशिप है, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप। ऐसा नहीं कि स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, नहीं, एक ही सिटीजनशिप है। अगर हम सिटीजनशिप को अपने पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से 11, वहां पर यही है कि पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप देने की, सिटीजनशिप का मैटर रेगुलेट करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। और हमारे यहाँ एक ही सिटीजनशिप है विच इज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो
तो हम लोग इंडियन सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, स्टेट की अलग है सेंटर की अलग है, नहीं, सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एडल्ट सफरेज की बात करता है। ये क्या है, ये आया हुआ है क्वेश्चन एडल्ट सफरेज कि एडल्ट सफरेज क्या होता है बताइए। एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वोट देने का अधिकार देता है हर उस नागरिक, हर इंडिया के हर नागरिक को जो 18 साल से ऊपर है। तो एडल्ट सफरेज का मतलब क्या है कि राइट ऑफ वोट टू पर्सन जो सिटीजन है इंडिया का एंड 18 ईयर्स और अबव है, और अबव है। दिस इज एडल्ट सफरेज। ये आया हुआ एडल्ट सफरेज, इसको अच्छे से कर लेना। ये एडल्ट सफरेज क्या होता है? एडल्ट सफरेज का मतलब है राइट ऑफ वोट। वो पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और 18 साल से ऊपर है वो राइट टू वोट है। आर्टिकल 326, आर्टिकल 326, आर्टिकल 326। अब ध्यान दे देना, एडल्ट सफरेज को आर्टिकल कौन सा है? 326। एडल्ट सफरेज के अंदर जो 18 साल है, पहले होता था 21 साल, कि पहले 21 साल का होना जरूरी था फॉर वोट, वोटिंग के लिए 21 साल जरूरी था। पर 61st अमेंडमेंट हुई, 61वीं अमेंडमेंट हुई, जिसके अंदर वोटिंग की एज कितनी कर दी गई? 18 साल। तो ये क्वेश्चन यहां से आता है। जिस तरह से लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से टॉपिक बनता है वैसे ये टॉपिक बनता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एडल्ट सफरेज क्या है, दूसरा एडल्ट सफरेज का मतलब क्या है? राइट ऑफ वोट। वो पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, 18 साल या उससे ऊपर है, वो वोट कर सकता है। दूसरा, एडल्ट सफरेज को लेकर आर्टिकल क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एडल्ट सफरेज के अंदर पहले 21 साल होती थी एज वोट करने के लिए, अब है 18 साल। कौन से अमेंडमेंट से 18 साल हुई है? कौन से अमेंडमेंट से? हालांकि अपने इन टॉपिक को दोबारा भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जो अपने पढ़ रहे हैं इनको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हम पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें भी डिस्कस करेंगे, सिंगल सिटीजनशिप अपने से सब ये दोबारा भी डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि अपने ये टॉपिक के हिसाब से अपने को पता होना चाहिए क्या लिखना है कैसे लिखना है, इसलिए अपने इसको यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं। ये एक और फीचर है। तो पार्लियामेंट जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या देता है? लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न है, रिजिड है, क्वाजी फेडरल है, सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। ठीक है, ये कुछ एक इसके फीचर्स हैं। उसके अलावा भी अगर फीचर्स लिखने हैं, अगर वैसे भी हो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज देता है, डीपीएसपी की बात करता है, ये कुछ एक है। तो क्या है, अभी अपने उन पर छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तो ये इनको दोबारा भी पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ध्यान देना एक बार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स देता है टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ज्यादातर तो फंडामेंटल राइट सिटीजन को ही है, पर आप ऐसा लिखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट देता है टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। तो अब ध्यान देना एक क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है वो सिटीजन को है या नॉन सिटीजन को है? दोनों को है। एक मिनट, लाइट गई है, दोबारा चालू करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो फंडामेंटल राइट है वो सिटीजन को है या नॉन सिटीजन को है? दोनों को है। फंडामेंटल राइट्स दोनों को अवेलेबल है, टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन बोथ। बहुत लिमिटेड ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन को है, बट फंडामेंटल राइट्स दोनों को अवेलेबल है, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हम सिर्फ इतनी सी बात पढ़ते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स देता है टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ये फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि स्टेट के खिलाफ आपके क्या क्या अधिकार है, स्टेट ऐसा क्या नहीं कर सकता, या क्या ऐसा स्टेट करता है कि जिसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो, तो वो है फंडामेंटल राइट्स। तो अभी फंडामेंटल राइट्स पे बात करते हैं, देन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। एक चीज ध्यान रख लेना, ये जो अपने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये है कि यहाँ से क्या है, कई बार ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एडल्ट सफरेज क्या है, ये टॉपिक कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार अपने टॉपिक को यस स्क्रीन को लेकर कोई इश्यू हो तो बता देना। ओके,
आ जाओ भाई, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब है वो राइट्स जो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को है, दोनों को है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है राइट्स अगेंस्ट स्टेट, वो राइट्स जो आपके खिलाफ पास अवेलेबल है अगेंस्ट स्टेट। राइट्स अगेंस्ट स्टेट मतलब स्टेट क्या नहीं कर सकता, अगर स्टेट ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से आपकी राइट्स इन्फ्रिंज होती है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स क्या है? दे आर राइट्स अगेंस्ट स्टेट। जैसे अगर मैं ये बात बोलूं ना, हाँ मेंस में ना, ये एमपी में आ सकता है, ये पेपर मेंस में, क्वेश्चन मेंस में, ठीक है, एमपी जुडिशरी के अंदर। इन राजस्थान के अंदर बहुत कम चांस है, पर राजस्थान के अंदर क्या है, टॉपिक वाइज आ सकता है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग से पूछ सकता है, आया भी हुआ है। एडल्ट सफरेज अलग से पूछ सकता है, आया भी हुआ है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? वो राइट्स जो स्टेट के खिलाफ है, राइट्स विच आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। तो मान लो राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ, ये किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि आप मान लो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप बोल सकते हो, मैंने आपको बोलने से रोका, तो आप मेरे खिलाफ फंडामेंटल राइट ना। मैंने आपको बोलने से रोका, क्रिमिनल लॉ बन जाएगा कि भाई मैंने आपको बोलने से रोका, या मैंने आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको, हाँ बोलने से रोका ये ठीक है, मैंने आपको बोलने से रोका, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर इसने मेरे को काम नहीं करने दिया, उसमें बीएनएस के अंदर कोई प्रावधान होगा, ऑब्वियस होगा, वो आप उसके अंदर मुझे पनिश करवा सकते हो। बट मैं स्टेट नहीं हूं, मैं राज्य नहीं हूं। स्टेट अगर आपको रोकता है, जैसे आप धरने पे बैठे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, स्टेट आता है, मतलब पुलिस वाले आते हैं, आपको उठा के ले जाते हैं, अरे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट चले जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो आप कि सर शांति से असेंबल होकर प्रोटेस्ट करना तो मेरा अधिकार है। कोर्ट बोलेगा हाँ भैया अधिकार है, इसको राइट दो। क्यों? फंडामेंटल राइट है इसका, ये आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो। वहीं कोई धरने पे बैठा है और दो लोग आते हैं, थप्पड़ मारते हैं, भगा देते हैं, अब वो नहीं कह सकता कि सर स्टेट ने मेरी राइट इन्फ्रिंज कर दी। स्टेट ने थोड़ी किया, वो तो तुम दोनों इंडिविजुअल्स की लड़ाई हुई है। उसने तुम्हें मारा है, तुम उसके ऊपर केस कर दो, तुमको हर्ट पहुंचाया, असोल्ट किया, फोर्स यूज किया, ऐसा कुछ के, कोई धमकी दी, ये सब केस कर दो। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट के खिलाफ होते हैं। स्टेट अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे आपकी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होती है, तभी आप कोर्ट जा सकते हो। इंडिविजुअल पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे आपकी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होती है, आप क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं जा सकते हो। जैसे कि स्टेट अगर आपके साथ भेदभाव करता है, कोर्ट जा सकते हो, पर अगर इंडिविजुअल पर्सन भेदभाव करता है, कोर्ट में नहीं जा सकते। इंडिविजुअल पर्सन भेदभाव करता है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं जा सकते। आप एससी एसटी में चले जाओ, या और दूसरा भी कोई नॉन डिस्क्रिमिनेशन कानून को लेकर कोई है, वहां जा सकते हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट दोनों के होते हैं, सिटीजन और नॉन सिटीजन। फंडामेंटल राइट कहां दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। स्टेट के खिलाफ, इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं, स्टेट के खिलाफ। फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजन्स है उन पर ड्यूटीज इंपोज करता है टुवर्ड्स स्टेट। स्टेट की तरफ भी आपकी भी ड्यूटी है, ऐसी बात नहीं है। आपकी ड्यूटी बनती है कि स्टेट के खिलाफ, मान लो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, जब भी देश को आपकी जरूरत होगी तो आप डिफेंस, मतलब डिफेंड करने या बॉर्डर पे जाओगे देश की सुरक्षा करने, ये आपकी ड्यूटी है। तो फंडामेंटल राइट्स देता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मैं आपको मोटा मोटी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने दोबारा पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज जब डिस्कस करेंगे तब भी इसको लेकर बातें करेंगे, तो इसलिए मैं आपको अभी मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि भाई इसके अंदर ये लिखना है, और अपने को इसके अंदर जो बेसिक बात है इतना ही बता रहा हूँ जितना अपने को यहाँ आंसर लिखना है। कोई फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे तो है नहीं लग जाओगे आर्टिकल 51A लिखने पूरी लिस्ट, इतना नहीं, दो दो तीन तीन लाइनें ही लिखनी है अगर आता है तो, ठीक है। अब आ जाइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है? वो बातें, वो प्रिंसिपल्स बोल दो, वो सिद्धांत बोल दो जो स्टेट फॉलो करेगी कानून बनाते टाइम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत जो फॉलो करने हैं एट टाइम ऑफ मेकिंग लॉ। स्टेट जब कानून बनाएगा ना,
स्टेट गवर्नमेंट जब कानून बनाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बातें बताएगी कि आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे कि अगर आप कानून बना रहे हो तो सबको इक्वालिटी हो, आप कानून बना रहे हो तो किसी भी तरह का नॉन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आप हर आदमी को फ्री लीगल एड दो, तो ऐसे करके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है? वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत जो स्टेट को फॉलो करने हैं एट टाइम ऑफ मेकिंग लॉ। स्टेट इसके लिए बाउंड नहीं है, नॉट बाउंड कि इनको फॉलो करे ही करे, स्टेट इसको लेकर बाउंड नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें एक बात बोलते हैं, डीपीएस नहीं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। स्टेट बाउंड नहीं है, बाउंड मतलब ये एनफोर्सेबल नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल। जैसे कि स्टेट को ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी कानून, स्टेट को ये कहा गया है कि आप ना ये एनिमल स्लॉटरिंग, डीपीएसपी के अंदर एक बात लिखी गई है कि आप ना कानून बनाइए जिस कानून से ना जो जानवर काटे जाते हैं वो रुके, जानवर काटना बंद हो, आप ऐसे कानून बनाइए। नहीं बना रहा स्टेट, जानवर आज भी कट रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का जानवर हो, आज भी काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, स्लॉटरिंग जिसको अपने बोलते हैं। तो एनफोर्सेबल नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि सर देखो डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि स्टेट को कानून बनाना चाहिए कि जानवरों को काटा ना जाए, मारा ना जाए, स्टेट कोई कानून ही नहीं बना रहा। आपको हाई कोर्ट जाओगे या सुप्रीम कोर्ट जाओगे, वो बोलेंगे नहीं, डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है। लिखे हुए हैं कि स्टेट को फॉलो करने हैं कानून बनाते टाइम, पर अगर स्टेट नहीं भी फॉलो करता हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स क्या क्या है, जिसके अंदर कुछ तो आपको, चलो यहां तक तो है, इस पे आ जाओ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे जो रियल हेड है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल हेड होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही पूरा एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेंगे। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा। यहां से जो प्री का क्वेश्चन बनता है ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? लोकसभा को। अगला पॉइंट, सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्टैब्लिश होता है, मतलब कि जो नागरिक है वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप ये कोई बातें नहीं है। एडल्ट सफरेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वोट देता है हर ऐसे पर्सन को जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और 18 साल से ऊपर है। ये बात कहां लिखी गई है? आर्टिकल 326 और अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट देता है सिटीजन को और नॉन सिटीजन दोनों को। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना। फंडामेंटल राइट दोनों को है, सिटीजन को भी नॉन सिटीजन को भी। फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन के ऊपर ड्यूटीज लगाता है कि स्टेट के टुवर्ड्स आपकी क्या ड्यूटीज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी बताता है, डीपीएसपी मतलब वो प्रिंसिपल या सिद्धांत बताता है जो स्टेट को फॉलो करने हैं एट टाइम ऑफ मेकिंग लॉ। हालांकि ये एनफोर्सेबल नहीं है, स्टेट बाउंड नहीं है, ये एक चीज है। तो अपने ने आज जो पढ़ा, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दूसरा क्वाजी फेडरल, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। तीसरा फीचर्स, फीचर्स के अंदर जो पॉइंट है ना उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि आपको पूरी लिस्ट याद करनी है। पूरी लिस्ट अगर याद करनी भी हो तो बस मोटा मोटी देख लेना कि हाँ हाँ ये बातें हैं बस, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। एमपी में आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत कम है। बट यहाँ से जो फीचर्स हैं वहां से इंटरनली क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको मैंने बोला शेड्यूल कितने वाला है, शेड्यूल से लेकर क्वेश्चन बनता है, अमेंडमेंट को लेकर भी क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल 394 को लेकर क्वेश्चन बनता है, एडल्ट सवरेज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ऐसे टॉपिक है जो वो डायरेक्ट पूछ लेता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताओ, एडल्ट सफरेज क्या होता है बताओ, ये सब चीजें। ठीक है, जैसे डीपीएसपी से प्री में क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी एनफोर्सेबल है क्या? नहीं है। फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ मिलता है? अवेलेबल है स्टेट के खिलाफ। फंडामेंटल राइट किसको है? स्टेट, सिटीजन, नॉन सिटीजन दोनों को। तो ये कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, यस, कोई भी डाउट, कुछ भी आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। अपनी क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की आज खत्म है, अगली क्लास होगी साक्ष्य अधिनियम की, चालू करेंगे। कोई डाउट है आपको, कुछ भी है तो पूछ सकते हो। इसको अब नहीं, मतलब ऐसे अपने बोलते हैं भाई स्टेट फॉलो करने को, मतलब ऐसा बोला जाता है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है वो प्रिंसिपल्स जो स्टेट फॉलो करेगा, ठीक है, ऐसा बोला था, स्टेट जो फॉलो करेगा एट टाइम ऑफ मेकिंग लॉ। पर इसी को लेकर डीपीएसपी का ही जो सबसे पहला आर्टिकल है, मतलब 36 नहीं 37 के अंदर ही उन्होंने बकायदा ये बात लिखी है। डीपीएसपी का तो मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है कि वो पॉलिसीज जो स्टेट फॉलो करेगा लॉ बनाते टाइम। डीपीएसपी का मतलब तो ये होता है। पर इन्होंने क्या किया, जो फ्रेमर्स थे उन्होंने आर्टिकल 37 में ये बात लिख दी कि जो डीपीएसपी है ना वो एनफोर्सेबल नहीं है, स्टेट बाउंड नहीं है उसको फॉलो करने। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई मतलब तो ये है कि स्टेट को फॉलो करना है पर स्टेट बाउंड नहीं है। क्यों? आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 ये बात बोल देता है कि स्टेट बाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्लास 6:20 हो गया क्या? 6:45 आधे घंटे का ब्रेक होगा। कोई आपकी जो क्लासेस होगी, चलो आज तो पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली मेरा टाइम पे ध्यान नहीं गया, अदरवाइज अपनी क्लास 6:05 मैक्सिमम 5:10 तक खत्म कर देते हैं। आधे घंटे का ब्रेक रखेंगे, 6:45 पे आपकी नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे। डीपीएसपी क्या बता, स्लाइड इतनी कैसे जा रही है? ये सब क्या करें, डीपीएसपी अगेंस्ट, हाँ डीपीएसपी वैसे तो इन्हीं चीजों को लेकर है, जैसे नॉर्मल नहीं, डीपीएसपी के अंदर बातें कुछ ऐसी बनाई गई है कि स्टेट को कानून बनाने की चाहिए, किन चीजों को लेकर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, देश की जो क्या कहते हैं जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लेकर, ठीक है, ऐसी कुछ बातें बोली गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास होगी 6:45 साक्ष्य अधिनियम। ओके, चलिए भाई, थैंक यू। अगली क्लास अपने करेंगे 6:45 पे। चलिए जी, ठीक है, थैंक यू।